मैं योगी डॉक्टर जमाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक लेकिन साथ ही में सीख देने वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उस स्टोरी से जो भी मैसेज मिलते हैं उसी संदर्भ में उससे आगे मेरी बात होगी और जो कि सीधा संबंध रखता है हमारे स्वास्थ्य से और जो अभी कोरोना की सुनामी चल रही है हमारे देश में उससे बचाव की। किसी देश में एक देवता पधारे। वो देवता थे महामारी के और वो उस देश के राजा के पास जाकर के बोले, महाराज, आपके देश में फला तारीख से एक महामारी की शुरुआत होने जा रही है और वो महामारी इतने दिनों तक उस देश में रहेगी, आपके देश में। राजा परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, ये तो बताइए कि उस महामारी में हमारी कितनी प्रजा की जान जाएगी। तो महामारी के देवता ने उत्तर दिया, कोई नहीं, कोई 5000 के आसपास जाने जा सकती है इस महामारी के कारण से। राजा ने देवता को संबोधित करते हुए कहा कि ठीक है, 5000 तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जाने नहीं जानी चाहिए। उसके साथ ही महामारी के देवता ने प्रॉमिस किया और वो वहां से विदा हो गए। महामारी आई निश्चित समय पे, महामारी चली भी गई निश्चित समय पे, लेकिन मौत का आंकड़ा कोई 50,000 तक जा पहुंचा था। राजा की बड़ी जगहसाई हो रही थी। वो बहुत उदास भी थे, गुस्से में भी थे और उन्होंने महामारी के देवता से मिलने की इच्छा जाहिर की। महामारी के देवता उनके समक्ष पधारे तो उन्होंने बड़े क्रोध भरे स्वर में उनसे पूछा कि आपने तो वादा किया था कि केवल 5000 जाने जाएंगी, यहाँ तो 50,000 जाने जा चुकी हैं। महामारी के देवता ने बहुत ही गंभीरता के साथ जवाब दिया कि मैंने जो प्रॉमिस किया था हुआ तो वही है। महामारी की वजह से केवल 5000 जाने गई, परंतु डर की वजह से, खौफ की वजह से, या जिस तरह से आपने इस महामारी को अपने जनता जनार्दन तक पहुंचाया, उसकी वजह से ज्यादा 45,000 जाने गई हैं। उसके अलावा दूसरी बात कि आपके देश की जनता ने अपने शिक्षा की प्राप्ति पर, अपने करियर को अच्छा बनाने के ऊपर, अपने परिवार को सजाने संवारने के ऊपर, अपने उद्योग धंधों बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर तो हमेशा पूरा ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सब के सब पढ़े लिखे भी हैं, अमीर भी, परंतु उनके शरीर की जो शक्ति है, उनके मन की जो शक्ति है, वो बहुत कमज़ोर है। तो कृपया आप इन दो बातों पर ध्यान दीजिए ताकि जब दोबारा से आपके देश में महामारी हो तो आपके देश की जनता को कम से कम नुकसान पहुंचे। राजा की समझ में बात आ गई। उसने सर झुकाया और नमस्कार करते हुए उनसे
इजाजत मांगी। मित्रों, इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? पहला मैसेज तो यह है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खौफज़दा होने से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, न तो कोरोना से और न ही कोई अन्य प्रकार की बीमारियों से। तो हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अब लड़ाई के लिए भी तो हथियार की ज़रूरत होती है। अगर देश की सरहद पे सैनिक, फौज बिना किसी हथियार के लड़ाई करने चला जाए तो क्या होगा? वो सब के सब अपने शत्रु के हाथों मारे जाएंगे। तो ठीक वैसे ही जब हमें लड़ाई लड़नी है कोरोना की सुनामी के विरुद्ध, तो हमारे पास भी तो कुछ हथियार होने चाहिए, ऐसे हथियार कि जिससे हम उसका ज़बरदस्त मुकाबला करें, और न सिर्फ मुकाबला करें बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करें। उसके अलावा जो दूसरी सीख है वो ये कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करनी ही है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पाना है, अच्छी और बड़ी डिग्रियां लेनी है, बहुत अच्छे जॉब्स लेने हैं, बिजनेस में खूब तरक्की करना है, इंडस्ट्रीज लगाने हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने अपनी तवज्जो, अपना ध्यान उन चीज़ों की प्राप्ति के ऊपर लगाया है, तो ठीक वैसे ही अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी तवज्जो देना पड़ेगा, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, घर में कोई पार्टी फंक्शन होती है, प्रिपरेशन करते हैं, मैरिज, शादी विवाह की प्रिपरेशन करते हैं। उसी तरह से जब कोई भी बड़ा काम अपने जीवन का हम कर रहे होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का मीनिंग होता है पहले से तैयारी करना। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बीमार होने के पहले या किसी संक्रमण में से पीड़ित होने के पहले प्रिपरेशन करें, ऐसी तैयारी पहले से कि जब वह स्थिति आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित ना होना पड़े और हम अब इतने स्ट्रांग हों मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कि उस संक्रमण का या उस महामारी का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। अगर हम कोरोना के कारण से जो मृत्यु हुई है अब तक भारत देश के अंदर, उस पर नज़र डालें तो ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि जो अधिकतर मौतें हैं वो ऐसी मौतें हैं कि उन्हें कोरोना हुआ तो ज़रूर था, वो पॉजिटिव हुए तो ज़रूर थे, लेकिन जो लोग मरने वाले हैं उनमें से 90+% ऐसे लोग हैं कि जिनके शरीर में पहले से ही कोई भयंकर खतरनाक बीमारी पल रही थी, जैसे कि शुगर, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि दमा और इस तरह के कि अनेक बीमारियों से वो शरीर पहले से घिरा हुआ था, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था। तो बदनाम तो कोरोना हुआ, लेकिन उसके पीछे जो मेन रीज़न था, जो मेन वजह थी, वो ये थी कि हमारा शरीर, हमारा मन पहले से बीमार था। तो अब हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो पॉइंट ये कि जब हमें युद्ध करना है, जब हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमारे पास हथियार तो होने ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को
ऐसे 5 हथियार देने वाला हूं अभी कि अगर उन 5 हथियारों से अपने आप को लैस कर लिया आज से, अभी से, कि जिस समय आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, तो 21 डेज 21 दिन के अंदर में आपका जो शरीर और मन रूपी किला है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप के शरीर के ऊपर जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या जर्म रूपी शत्रु का आक्रमण होगा तो शरीर उसे स्वयं में धाराशायी कर देगा। और हमारे मन की मजबूती हमें यह बताएगी कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और दुनिया की कोई भी महामारी, दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। तो आइए अब हम उन 5 हथियारों की बात करते हैं। पहला हथियार हमारा जो होगा वो है डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ साइंटिफिकली डेवलप्ड और भी सांस के अभ्यास, सांस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस। तो अब इस विषय पे मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा अभी करूंगा नहीं, क्योंकि आपको मेरे ही चैनल पे 6 प्रकार की डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और कोई 4 प्रकार के साइंटिफिकली डेवलप्ड प्राणायामास या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस मिल जाएंगे। और डिफीट कोरोना इजीली के टाइटल से वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप उसको उस पर जाइए मेरे चैनल पे और उस वीडियो को देखिए, और उसमें जितने भी प्रकार की डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, जो भी प्राणायाम बताए गए हैं, उनको नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे देख करके अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्तरों पे होने वाले चेंजेस को। तो पहला हथियार मैंने बता दिया है, बस उसे आपने शुरू करना है और पूरी ईमानदारी के साथ नियमित रूप से उसे करना है। दूसरा हथियार हमारा है डीप स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच का मीनिंग होता है खिंचाव। हमें अपने शरीर को खिंचाव देना है, और वो खिंचाव क्या कुछ कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, थोड़ी सी चर्चा उस बात पे कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि तालाब में जब बहुत दिनों तक पानी बना रहता है एक ही जगह पे, तो उस पानी में बदबू आने लगती है, गंदगी आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन शैली कुछ ऐसा हो गया है कि हम काम करते हैं, हम खाते हैं और हम सोते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कर लिया तो थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, इबादत और रियासत कर लिया, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे या फिर अपने फ्लैट से अपनी कार तक, अपनी बाइक तक गए तो थोड़ा सा चलना हो जाता है। लेकिन चलने से हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को खिंचाव प्राप्त नहीं होता। जब हमारी बॉडी को खिंचाव प्राप्त होता है तो जब मांसपेशियां खिंचती हैं तो उसके जो स्पेस बनते हैं वहाँ पे ब्लड पहुँचता है, और ब्लड पहुँचता अकेले नहीं है, उसके साथ ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, तो उससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारी बॉडी को लाइटनेस और फ्रेशनेस की प्राप्ति होती है, लिथार्जीनेस, हेवीनेस दूर होता है, हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, हमारे खून का दौड़ान हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे से होने लग जाता है। इतना ही नहीं, अपने जिस प्रोफेशन में हम हैं या प्रोफेशन में नहीं भी है, तो सारा दिन सुबह जगने से लेकर के शाम या सोने के पहले तक कई प्रकार की भावनात्मक विक्षोभ से हम गुजरते हैं। कहीं से पेमेंट आना था, नहीं आया, कभी आपके बॉस ने आपको
डांट पिला दी, कभी आपके सबऑर्डिनेट ने कुछ गलती कर दी, आप नाराज हो गए, कहीं पे भाई बहन पिताजी पत्नी से कुछ नोक झोंक हो गई, तो इस तरह की जो भावनात्मक अटैक सारा दिन, और उसको हमारा माइंड हमारा ब्रेन सहता है। लेकिन आप लोगों को ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि ब्रेन सारी चीज़ों को अपने अंदर सेव करके नहीं रखता, बल्कि ब्रेन उन सारी ही चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और वो अलग अलग फाइल्स के रूप में, ड्राइव्स के रूप में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठे हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, नॉट्स बन जाते हैं, और ख़ास तौर से नेक, शोल्डर, बैक, एब्डोमेन और चेस्ट रीजन, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हमारी इमोशंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो आकर के इकट्ठा होते हैं। तो ज़्यादातर ये एरियाज हमारी बॉडी के हमें दुख देने का काम करते हैं। जब रेगुलर बेसिस पे, जब स्ट्रेच बेस्ड व्यायाम हम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम अपने शरीर से, हम अपने मन से डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में डेटाज ज़्यादा हो जाते हैं तो वह स्लो हो जाता है, कंप्यूटर भी मोबाइल भी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को से फालतू मैसेजेस, फालतू डेटाज को डिलीट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फॉर्मेट भी करते हैं। तो डीप स्ट्रेच प्रैक्टिसेस जब करते हैं तो हमारे माइंड के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर जो फालतू के डेटाज इकट्ठे हो गए हैं अलग अलग ड्राइव्स में, फाइल्स में, फोल्डर्स में, वो सब के सब डिलीट हो जाते हैं और आप बहुत बेहतर फील करते हो। तो स्ट्रेचेस तो हज़ारों हैं, उनमें से कौन सी स्ट्रेचेस जो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे और आप उसको बड़ी आसानी से कर भी ले और अपने फालतू के डेटाज को अपने बॉडी से बाहर भी निकाल दे, आप लाइट भी फील कर सके, फ्रेश भी फील कर सके, इनर्जाइज्ड भी फील कर सके। तो ऐसे ही मैं कुछ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान स्ट्रेच प्रैक्टिसेस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और उसे नियमित रूप से करना शुरू करें। तो पहले स्ट्रेच की अगर बात करें तो खड़े हो जाएंगे और अपनी हाथों की उंगलियों को कुछ इस प्रकार से फंसा लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए, फिंगर लॉक बनाते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और फिर अपने फेस को ऊपर उठाते हुए हाथ की उंगलियों को देखेंगे। 3 से 4-5 सेकंड तक स्ट्रेच को बना के रखें। फिर सांस बाहर निकालते हुए अपने हाथ वापस नीचे ले आएंगे। है ना कितना आसान, और कितनी बार कर सकते हैं? तो इस प्रैक्टिस को 6 से लेकर के 10 बार तक कर सकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। अब इस स्ट्रेच के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रेच है जो आपके चेस्ट रीजन को, नेक रीजन को, शोल्डर जॉइंट्स को और अपर बैक रीजन को लाइटनेस और फ्रेशनेस प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके लंग्स और हार्ट को भी इससे बहुत ही बढ़िया मसाज की प्राप्ति हो जाएगी। आपका सिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो देखते हैं उस प्रैक्टिस को। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ले आएंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए ऐसे। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाएंगे, चेस्ट आगे, शोल्डर पीछे, नेक पीछे, फेस ऊपर, और फिर सांस बाहर निकालते हुए बड़े ही आराम से दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, अपने हथेलियों को एक दूसरे से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से यह भी प्रैक्टिस कितना आसान है, कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। 6 से लेकर के 10 बार तक इस प्रैक्टिस को कर लें। उसके बाद जो अगला अभ्यास है, अगली प्रैक्टिस है, वो भी बहुत इजी है, बहुत आसान है कि अपने सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है ऐसे, फेस ऊपर उठा लेंगे, बैक को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। अब सांस बाहर निकालते हुए लोअर बैक से
धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू करेंगे। अब जिसकी जितनी क्षमता हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितनी आपकी क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यहीं तक बेंड कर सकता है, बॉडी झुक सकता है, तो यहीं तक झुके, फेस को बस नीचे ले आए। अगर इससे ज्यादा क्षमता है झुकने की तो आप इससे ज्यादा झुक सकते हैं। अगर इससे ज्यादा क्षमता है झुकने की, आप इससे ज्यादा झुक सकते हैं। इससे भी ज्यादा क्षमता है झुकने की तो आप इससे ज्यादा झुक सकते हैं। इससे भी ज्यादा क्षमता है झुकने की तो आप यहां तक भी आ सकते हैं। बस कोई फोर्स नहीं डालना। यहाँ पे कोई 30-40 सेकेंड्स तक पोस्चर को बना के रखेंगे। अपने घुटने के पीछे, थाइस के पीछे, लोअर मिडिल अपर बैक, शोल्डर जॉइंट्स और आर्म्स रीजन में स्ट्रेच को फील करेंगे और एब्डोमिनल रीजन में कंप्रेशन या दबाव को फील करेंगे। जब भी वापस जाना होगा तो सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर निकालते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। तो इस प्रैक्टिस को 3 बार करना होगा और उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। 10 से 15 सेकंड रेस्ट कर लेने के बाद अब अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करना है, पीछे की तरफ झुकाना है। उसके लिए अपने लेग्स के बीच आप चाहे तो शोल्डर के जितना डिस्टेंस बना सकते हैं या फिर नजदीक, लेग्स को नजदीक भी रखते हुए कर सकते हैं। अपने कमर को दोनों साइड से पकड़ लें इस तरह से और फिर धीरे धीरे लोअर बैक से इस तरह से बेंड करना शुरू करें बॉडी को और लास्ट में अपने नेक को हैंग कर दें और यहाँ पे सांस लेते रहें और फिर सांस बाहर निकालते हुए सीधे हो जाए। इस प्रैक्टिस को भी 3 बार कर लें। ध्यान रहे कि इस प्रैक्टिस के करते समय जब आप पीछे बॉडी को उतना ही बेंड करें कि जितनी आपकी क्षमता है, कि जितनी आपकी लिमिट है। दूसरी बात कि बेंड कर लेने के बाद सांस को रोकना नहीं है। सांस नॉर्मल ब्रीदिंग वहां पे होती रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले सकता तो वो होल्ड ना करे, सांस अंदर लेते हुए पीछे जाए और फिर सांस बाहर निकालते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में लौट आए। इस प्रैक्टिस को भी 3 बार कर लेंगे। इसके बाद अगला स्ट्रेच कि हमने अपने सांस अंदर लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है और ऊपर की तरफ देना है स्ट्रेच, दोनों लेग्स के बीच कंधे के जितनी दूरी। अब अपनी बॉडी को राइट साइड इस प्रकार से हमने करना क्या है, बेंड और मेंटेन करना है थोड़ी देर। फिर सांस अंदर लेते हुए बॉडी को करेंगे सीधा, हाथ ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए हाथ नीचे। ठीक उसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और फिर बॉडी को करना है बेंड। और यहाँ पे हमने इस तरह से बॉडी को सेट कर सकते हैं सेंटर में। थोड़ी देर मेंटेन करेंगे 10 सेकेंड, फिर सांस अंदर लेते हुए बॉडी को सीधा करें, सांस बाहर निकालते हुए हाथ वापस नीचे। इस प्रैक्टिस को भी 3 बार कर लेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कि जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अब उसको रोटेट करना है। और उसको रोटेट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, दोनों हाथों को ऐसे कंधे के बराबर फैलाना है, फिर सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, सांस अंदर लेते हुए सेंटर में आ गए, फिर सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड ट्विस्ट किया, सांस अंदर लेते हुए सेंटर में आ गए। तो कोई 3 बार या 5 बार इस प्रैक्टिस को कर लेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी थी। अब बैठ जाएंगे। दोस्तों, हमारा लोअर बैक और एब्डोमेन दोनों ही सेहत का खजाना है। बैकबोन हमारी जितनी फ्लेक्सिबल होती है, खासतौर से लोअर बैक, और एब्डोमेन जितना हेल्दी होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। तो एब्डोमेन और बैक दोनों ही को हेल्दी रखने के लिए बहुत आसान 2 प्रैक्टिसेस हैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। सांस अंदर भर लेंगे और सांस बाहर निकालते हुए ऐसे बॉडी को रोटेट करेंगे। सांस अंदर लेते हुए पीछे, सांस बाहर निकालते हुए आगे। ठीक उसी तरह से सांस बाहर निकालते हुए आगे, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 बार राइट टू लेफ्ट
और 10 बार लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। और उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस जो कि हमारे लोअर बैक को और एब्डोमेन को हेल्दी बनाने का काम करेगी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इस प्रकार से 20-20 बार, 25-25 बार या कम से कम 10-10 बार दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को कर लेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका ये एरिया बिल्कुल लाइट, फ्रेश, हल्का हो गया है। और विश्वास करें कि आप इस प्रैक्टिस को तो सिर्फ लाइटनेस और फ्रेशनेस की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन कितनी प्रकार के पेट संबंधी रोगों का उपचार हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे हो गया। अब पूरी बॉडी को एक साथ कैसे स्ट्रेच दे सकते हैं, बड़े आसान से 2 अभ्यास है जो कि मैं अभी बताना चाहता हूं। देखेंगे ये कॉम्बिनेशन है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि सभी लोग इस प्रैक्टिस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे कि जिनके नीज में प्रॉब्लम हो, घुटने में तकलीफ हो, या फिर जिनके बैक में बहुत मेजर स्लिप तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क जैसी, तो उन्हें संभल करके करना होगा, आराम से करना होगा इस प्रैक्टिस को। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं आसान सी विधि बताता हूं। इस पोजीशन में आ गए और फिर हमने स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को इस तरह से, रैबिट पोस्चर में आ गए और फिर यहां से सांस अंदर लेते हुए अपनी बॉडी को कोबरा पोस्चर में ले आए और फिर गए रैबिट पोस्चर में, फिर सांस अंदर लेते हुए आ गए कोबरा पोस्चर में, सांस बाहर निकालते हुए रैबिट पोस्चर में। तो कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी लिमिट के अनुसार 10 से 15 बार तक इस प्रैक्टिस को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए 10 और 15 तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद 10 से 15, 20 सेकेंड करेंगे रेस्ट। फिर उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस जो आपको बैक संबंधी रोगों से भी मुक्ति दिलाएगी, आपके पेट को भी ठीक रखने में मदद करेगी और साथ ही साथ जो किडनीज, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इन सबको भी हेल्दी बना करके रखेगी। देखिए कितना आसान। अपने नीज को अगर लेफ्ट लाए तो फेस को राइट साइड ले आए और नीज को जब राइट साइड लाए तो फेस को लेफ्ट साइड। हाथ पीछे रखा है और हाथ की उंगलियां आगे की तरफ रखी हैं। इस प्रैक्टिस को भी 5-5 बार या 6-6 बार दोनों तरफ से करें। फिर फील करेंगे इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कितनी लाइटनेस आ गई है, कितना फ्रेशनेस आ गया है। इस प्रैक्टिस के बाद एक और कॉम्बिनेशन कर लेंगे जो कि यह भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये 3 प्रैक्टिसेस का कॉम्बो है। इसमें सबसे पहले हम ये वाला पोजीशन लेंगे, अधोमुख श्वानासन। फिर अपने नीज और चेस्ट, चिन को गले यहां पे रखेंगे मैट पे। फिर सांस अंदर लेते हुए कोबरा पोस्चर में आ जाएंगे और फिर माउंटेन पोस्चर में आ जाएंगे। तो बड़ा इजी है। सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। इस प्रैक्टिस को भी 5 से 10 बार, 15 बार तक अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। और जब ये प्रैक्टिस पूरा हो जाए तो 10 से 15, 20 सेकंड तक करेंगे रेस्ट, फील करते हुए चेंजेस। और उसके बाद लास्ट प्रैक्टिस स्ट्रेच के अंदर, जैसे कि मैंने बोला था कि हजारों प्रैक्टिसेस हैं, उनमें से बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। देखिए दोनों लेग्स के बीच कंधे के जितना डिस्टेंस है, हाथ पीछे, उंगलियां आगे। ये तो इस प्रैक्टिस को भी 5-5 बार या 6-6 बार दोनों तरफ से करेंगे। फेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और उसके बाद
फिर से 15 से 20 सेकंड तक करेंगे रेस्ट। तो ये हमारा था दूसरा हथियार, डीप स्ट्रेचिंग। और अब तीसरे हथियार की बात, मेडिटेशन, ध्यान और इस्लाम में मुराकबा। कुछ भी नहीं करना ध्यान कहलाता है। अभी हम देख रहे हैं, देखना बंद कर देंगे। अभी हम सुन रहे हैं, सुनना बंद कर देंगे। अभी हम हिल रहे हैं, हिलना बंद कर देंगे। अभी हम सोच रहे हैं, सोचना बंद कर देंगे, तो ध्यान हो गया। लेकिन सोचना बंद कैसे करें, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। कैसे कोई व्यक्ति सोचना बंद कर सकता है? क्योंकि सोच तो, माइंड तो बंदर से भी ज्यादा फुर्तीला माना जाता है। उसकी मैं एक विधि बता देता हूं, बहुत आसान। अपने मन को काबू में करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सांसों के साथ मन को जोड़ना। और वो मैंने अपने डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वाले वीडियो में बताया भी है। यहां पे बस इतना बता दूं कि आपने अपने अंदर ये आदत डालनी है कि हर रोज मुझे 5 से 10 मिनट तक बिना हिले डुले आंख बंद करके बैठना है। पहला काम तो ये है, आप इस चीज के लिए खुद को तैयार कर ले। चेयर पे बैठे, सोफा पे बैठे, जहां बैठना है बैठे, लेग्स की पोजीशन जैसे रखनी है रखें। बस अपने बैक को, नेक को, हेड को एक लाइन में रखेंगे और उसके बाद बैठ गए ऐसे। और अपने नेचुरल ब्रेथ पे सांस को फोकस कर दिया। सांस कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, सांसों की आवाज कितनी है, सांसों की स्पीड क्या है, गति क्या है। बस इन सारे डायमेंशंस को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। फिर मेरे हेड रीजन की क्या हालत है, हमारे कंधों की हालत क्या है, चेस्ट की क्या स्थिति है, प्रेजेंट मोमेंट में टोस से लेकर के हेड रीजन तक जो भी स्थिति है, दर्द है तो दर्द को, आराम है तो आराम को, उसको विटनेस करना, उसको फील करना, उसको महसूस करना विदाउट एनी रिएक्शन, न्यूट्रल माइंड के साथ, साक्षी भाव से। तो इस तरह से शुरू में पाएंगे कि आपका मन इधर उधर भटकेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, लेकिन विश्वास करें, आप बैठते रहे हताश निराश हुए बिना, देखेंगे 2 से 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर जाते जाते आपका माइंड आपकी सांसों के साथ, आपके शरीर के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा और आप माइंडफुलनेस की स्थिति को प्राप्त करने लग जाएंगे, थॉटलेसनेस की स्थिति में आते चले जाएंगे और शून्य की अवस्था में आप बैठ पाएंगे। और शून्य की अवस्था, माइंडफुलनेस की स्थिति एक ऐसी स्थिति कि तब हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर और हकीम जागता है। ईश्वर ने, अल्लाह ने हर शरीर में डॉक्टर हकीम डाल करके भेजा हुआ है, तभी हमारा मन शांति नहीं होता। कभी हमारा माइंड शून्य में जाता ही नहीं, इसलिए वो डॉक्टर हमारे साथ रहते हुए पूरी जीवन, पूरी जिंदगी बिना जगे हुए हमारे साथ दूसरे संसार चला जाता है। तो दोस्तों, जब हम इस स्थिति में खुद को पहुंचाएंगे, हमारे अंदर का डॉक्टर हकीम जागेगा और वो हमारे शरीर के अंदर की विभिन्न प्रकार की व्याधियों का खुद ब खुद इलाज कर देगा। तो तीसरे पॉइंट की होती है समाप्ति। चौथा पॉइंट, डीप मेडिटेशन के बाद चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन्ड डाइटरी प्लान। इसको एक सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एट प्रॉपर टाइम। यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन कम मात्रा में निश्चित समय पर। अब मैं बहुत ब्रीफ में बताने जा रहा हूं मैं कि सबसे पहली बात कि एक यहाँ पे श्लोक जो मेरा खुद का बनाया हुआ
श्लोक कह ले या लाइनें कह ले, शायरी कह ले या तुकबंदी कह ले, जो भी है, कि उपवास, धूप, हवा, पानी, मोटे अनाज, सूखे मेवे, फल और सब्जी, यह है कुदरत की बनाई हुई अनमोल दवाई। तो हमें प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा नजदीक खुद को लेकर के जाना है। आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी 2 लाइनें सुनाता हूं, वो ये कि कुदरत, नेचर, प्रकृति कहता है इंसान से कि तुम करते हो वो काम जो तुम चाहते हो, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो फिर करना शुरू कर दो वो काम जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। तो हमें करना क्या है कि कम से कम 12 घंटे से 14 घंटे तक अपने पेट को उपवास की स्थिति में रखना है। सपोज कि हमने शाम में ये रूटीन बना ले कि 8 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 बजे शाम 7 से 8 के बीच में आपने डिनर ले लिया, तो सुबह 8 से 10 बजे तक आप सिर्फ पानी पी करके रहें, खाने के रूप में कुछ भी ना लें। जगने के बाद फ्रेश होकर के, योग अभ्यास से फ्री होकर के, किसी भी सब्जी का जूस आप लें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और सबसे बढ़िया जूस अगर कोई हो सकता है मानव जाति के लिए, तो वो है ऐश गोल्ड, सफेद पेठा या सफेद कद्दू का जूस। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप खीरे का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं, गाजर का जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं। ये सब जूस आपके जिस्म के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। खास तौर से आपके आंतों की सफाई करेगा, ब्लड की सफाई करेगा। इस जूस के लेने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। फिर उसके बाद दिन के 12 बजे तक जितनी मात्रा में हो सके आप खूब फ्रूट्स खाएं, जितने भी प्रकार के फ्रूट्स खा सकते हैं। सीजनल होना चाहिए फ्रूट, रीजनल होना चाहिए। फिर दिन के खाने के आधे घंटे पहले कोई 1 बजे या 1:30 बजे आप 1 प्लेट सिर्फ सैलेड का खाएं। खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, कम से कम ये 5 चीजें आपके प्लेट में हो कटी हुई, खूब दिल से खाएं। और उसके आधे घंटे के बाद घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी तो खैर पॉइजन है, स्वीट पॉइजन, जहर है, उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं, मेरी बातों पर विश्वास करते हुए, तो जरूर कर देंगे। उसी तरह से सफेद चावल को, वो भी एक तरह से स्वीट पॉइजन है, अवॉइड कर सकते हैं। मेरे बातों पर विश्वास करते हुए तो कर सकते हैं। उसकी जगह ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं। फिर दाल है, सब्जी है और कई प्रकार की सब्जियां हैं, उसको खाएं। शाम में आप स्प्राउट्स खाएं, नट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। और फिर इवनिंग में अगर आपका खाना 8 बजे होने वाला है तो 7:30 बजे फिर से सलाद खाएं, अपने वजन से 5 गुना ज्यादा। सपोज कि आपका वजन 60 किलो है तो आपने लगभग 300 ग्राम के आसपास सैलेड खाना है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 600 ग्राम फ्रूट्स खाना है दिन में। कितना सिंपल, कितना आसान है ये सब। और माइनस क्या करना है अपने खाने से, म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड जितने भी है सबको माइनस कर दीजिए। जितना भी डब्बा बंद खाना है, पैकेट में बंद खाना है, टिन में बंद खाना है, कैन में बंद खाना है, सबको अवॉइड करें। ऑयल को अवॉइड करें, जितना मिनिमम यूज उसका होना चाहिए। शुगर, व्हाइट शुगर को अवॉइड करेंगे। और उसके अलावा जो बहुत ही चौंकाने वाली बात मैं बताने जा रहा हूं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और शायद अमल भी ना करें, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि जो मेरे पास नॉलेज है और जो मैंने बड़ी जतन से हासिल किया है वो आप तक पहुंचाऊं। सारे ही
दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को भी हमें अपनी ज़िंदगी से, अपने खुराक से बाहर निकालने की ज़रूरत है, कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। यहाँ पे डिटेल के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं इस पे विशेष चर्चा नहीं करूँगा। इसके अलावा और क्या माइनस करना है? माइनस करने के लिए हमें जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसमें दूध और दूध से बनी हुई चीजें तो आती ही हैं, अंडे तो आते ही हैं, साथ में गोश्त, मांस, मछली भी आते हैं। इन चीजों को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 80 to 90% हमारे खुराक का, हमारी डाइट का हिस्सा बेस्ड होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। 10 to 20% जो हमारे डाइट का हिस्सा है वो बेस्ड होना चाहिए फ्रूट्स जूस के ऊपर में, वेजिटेबल जूस के ऊपर में, वेजिटेबल सूप के ऊपर में और कोकोनट वाटर के ऊपर में। फिर मोटे अनाज की बारी आती है। मैंने पहले नाम लिया है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूं, जो कि बहुत ही ख़ास किस्म के मिलेट्स हैं, तो फॉक्सटेल मिलेट है, कोदो मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, ग्रीन टॉप मिलेट है। तो इस तरह की लिटिल मिलेट है, 4-5 मिलेट है कि जिससे हम न सिर्फ चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, बल्कि उनसे आटा भी बना सकते हैं और उनकी रोटियां भी खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं। विशेष बात यह है कि चाहे जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो या ये जो ख़ास किस्म के मिलेट्स हैं कि जिसका अभी मैंने उल्लेख किया है, इनका जो है ना, इनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और गेहूं के आटे के मुकाबले में इनका जो लेस जिसको बोलते हैं वो बहुत कम होता है। ग्लूटिन की मात्रा बहुत कम होती है और सबसे बड़ी बात कि जब ये इस आटे की बनी हुई रोटी हमारे स्टोमक में, पेट के अंदर पहुंचती है तो एक साथ सारा ग्लूकोज रिलीज नहीं कर देती। जिस प्रकार से चावल, सफ़ेद चावल या गेहूं से बनी हुई रोटी हम खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर के एक साथ सारे ग्लूकोज को रिलीज कर देती है। हमारे ब्लड को बहुत मुश्किल हो जाता है उन ग्लूकोज को संभाल पाना। लीवर के लिए मुश्किल हो जाता है, वो कैसे एडजस्ट करे, कहां कहां पे उसको डाले। एनीवेज, चूंकि ये वीडियो मुझे बहुत ब्रीफ में करना है और ये लंबा होता जा रहा है, तो इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं कि 20 to 10% में ये मिलेट्स हो सकते हैं और दूसरे प्रकार के भारी अनाज, मोटे अनाज हो सकते हैं, साथ में स्प्राउट्स हो सकते हैं और उसके अलावा नट्स हो सकते हैं। और इन सब के अलावा हम पेय पदार्थ के रूप में हर्बल टी का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार के हर्बल टी मौजूद हैं कि जिसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास किस्म की हर्बल टी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उस टी को हुंजा टी के नाम से जाना जाता है। हुंजा वैली कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक एक वैली है और वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले बहुत ही सेहतमंद होते हैं, बहुत ही तंदुरुस्त व तवाना होते हैं और वहाँ के बाशिंदे की औसत उम्र, एवरेज एज 100 साल होती है। कुछ लोग तो 120-130 साल तक भी बहुत सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ के लोग पेय पदार्थ के रूप में हुंजा टी का यूज़ बड़े पैमाने पे करते हैं और इस बात को जान करके आप लोगों को और भी ज़्यादा हैरानी होगी
कि वहाँ उस वैली में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ना के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। और वहाँ के लोगों का जो खान पान है, खाने पीने का तरीक़ा है, वो सैकड़ों वर्षों से, हज़ारों वर्षों से ठीक वैसा ही है कि जैसे खाने पीने का जिक्र, उल्लेख मैंने अपने इस वीडियो में किया है। और कहीं ना कहीं ये जो खाने पीने का तरीक़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो वहाँ के लोगों की जो तर्ज ज़िंदगी है उससे मुतासिर करके किया है। तो अब बात करते हैं कि हुंज़ा टी कैसे बनाई जाए। हुंज़ा टी बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं 1 कप चाय बनाने की बात करूं तो उसके लिए 2 से 3 इंच की जो दालचीनी की स्टिक है उसको लेना होगा, 4 से 5 छोटी इलायची और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कट्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर 5 पुदीने की पत्तियाँ, 5 तुलसी की पत्तियाँ, और इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को 1 कप पानी के अंदर डाल करके उसको उबालना शुरू करेंगे। और जब वो अच्छी तरह से उबल जाए तो उसके अंदर अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा या ज़्यादा गुड़ डालेंगे। गुड़ जब बिल्कुल घुल जाए, उस चाय में, हुंज़ा टी में वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर उसे हम गैस बर्नर से नीचे उतारेंगे और फिर उसको अच्छे से छलनी में छान लेंगे। छानने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत कलर का एक पेय पदार्थ आपके लिए तैयार है। उसके अंदर आप अपने स्वाद के हिसाब से नींबू मिक्स कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को नींबू सूट ना करता हो तो वो नींबू डाले बिना ही उस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस चाय के फ़ायदे क्या हैं। इस चाय के पीने से सबसे पहली बात कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा फ़ायदा कि ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्यों एवं पदार्थों को दूर करने का काम करते हैं। इससे हमारे ब्लड का भी प्यूरिफिकेशन होता है, और ये हमारे माइंड एंड बॉडी को तरोताज़ा करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे माइंड को और बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है। तो जो चौथा हमारा पॉइंट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे वो प्रश्न कर सकते हैं, और मैं उसका उत्तर दूंगा और आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश भी करूंगा। अब अपने 5th और फाइनल हथियार पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, वो है डीप स्लीप, गहरी नींद। कितने देर की? 6 से 8 घंटे की। कब की? दिन की नहीं, रात की। रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच की गहरी नींद। दोस्तों, दिन भर की जो भाग दौड़ होती है और माइंड पे जो इतना प्रेशर आता है, बॉडी पे इतना प्रेशर आता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत टूट फूट होती है, हमारे माइंड के अंदर टूट फूट होता है। जब हम लंबी गहरी नींद सोते हैं 6 से 8 घंटे, तो पूरा का पूरा अंदर में रिपेयरिंग का काम होता है, ट्रीटमेंट होता है, नेचुरल ट्रीटमेंट। और वो ऐसा वो क्यों होता है कि जब हम सो जाते हैं तभी क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोते हैं दोस्तों तो हमारी सांस सीधी चलती है।
80 to 90% लोग या 60 to 80% लोग सांस गलत तरीके से लेते हैं। जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर को आए, चेस्ट बाहर को आए। सांस बाहर निकाले तो पेट अंदर जाए, चेस्ट अंदर जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है 60, 70, 80% लोगों के केसेस में कि जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, सांस बाहर निकालते हैं तो पेट बाहर आता है। वो जगी हुई अवस्था में होता है। लेकिन जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं, कुदरत हमारी मदद को आगे आती है, प्रकृति हमारी मदद को आगे आती है, सांस हम सीधा लेते हैं तब सोई हुई हालत में, गहरी नींद में। जब सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर आएगा, सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इससे रिपेयरिंग का अमल होता है, इससे हमें मिलती है मैक्सिमम एनर्जी, आती है लाइटनेस और फ्रेशनेस। ये बात ध्यान देने की है कि हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा मनोरंजन, हमारी फालतू की बातचीत और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और दूसरी सोशल मीडिया में लग करके देर रात तक जगना, या फिर अपने शरीर को, अपने आराम को, अपने शरीर को और मन को आराम देना गहरी नींद लेकर के। ये तो डिसीज़न आपने लेना है, क्योंकि ये अगर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है तो 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हमें 6 से 8 घंटे की गहरी नींद तो लेनी ही होगी। तो अभी मैंने 5D का इनफैक्ट जिक्र किया, आप लोगों के साथ चर्चा की कि पहला था डीप ब्रीदिंग और दूसरा था डीप स्ट्रेचिंग, तीसरा था डीप मेडिटेशन, चौथा था डिसिप्लिन डाइटरी प्लान और पांचवा था डीप स्लीप। ये है दोस्तों हमारे 5 ऐसे हथियार कि जिसका अगर हमने नियमित रूप से यूज़ करना शुरू कर दिया, कि जैसे जैसे मैंने निर्देश दिए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर में चमत्कार होगा। आप अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे होने वाले चेंजेस को देख करके दंग रह जाएंगे। आप करेंगे इन सारी चीज़ों को कोरोना वायरस से के विरुद्ध लड़ने के लिए, अपने शरीर को तैयार करने के लिए हथियार के रूप में, लेकिन आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर मौजूद न जाने कितने तरह की बीमारियां उन 21 डेज के अंदर में या तो ठीक हो चुकी होंगी या फिर वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होंगी। और 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके दवाइयों का जो पैकेट आपके सिरहाने में होता है, उनमें से कितनी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो 21 दिन तो बहुत कम है, क्योंकि हमने मनमानियाँ तो बरसों से की है। तो फिर हमें 21 दिन के बाद रुक नहीं जाना है, बल्कि इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल का अभिन्न अंग बनाना है, इंटीग्रल पार्ट, ताकि हम जब तक जिए स्वस्थ रह करके जिए, ऊर्जा से भरे हुए रह करके जिए, और साथ ही साथ हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकें। बहुत अच्छा कहा है अल्लामा इकबाल साहब ने कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले उस पै करे खाकी में जा पैदा करे। तो ये जो खाक से, मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है, उसके अंदर जान पैदा करने के लिए इन 5 हथियारों का हमें इस्तेमाल तो करना ही होगा। और कब तक हम तमाशाई बन करके बैठे रहेंगे? कब तक? आगे तो आना पड़ेगा और इन हथियारों से लैस होना पड़ेगा, ताकि हमारी जिंदगी और भी ज्यादा हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के काम आ सके। और हम जिस फील्ड में भी एक्सपर्टीज रखते हैं
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं, अपने खिदमात दे सकें, अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए। अब इससे अलग हट करके इस विचित्र काल में, कोरोना काल में, हम और कुछ क्या कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को इस महामारी से बचाव के लिए? तो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ जो प्रिकॉशंस करने, उससे तो आप सब भली भांति परिचित हैं ही, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग कि हर घंटे 2 घंटे पे 1 गिलास गर्म पानी का पी ले, और एक ख़ास जो हुंजा टी के बारे में बताया है वो तो है ही। उसके अलावा मैं एक ख़ास काढ़े के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि 1 बड़ी इलायची, 1 गिलास काढ़े के लिए 1 बड़ी इलायची, इस साइज़ का 1 दालचीनी, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, और उसके अलावा आधी चम्मच अजवाइन। पहले नंबर पे बड़ी इलायची, दूसरे नंबर पे दालचीनी, तीसरे नंबर पे काली मिर्च, चौथे नंबर पे लौंग और आधी चम्मच अजवाइन। इन सबको 2 कप पानी में या 2 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल ले। जब वो उबल जाए तो फिर उसको छान करके उसको पिए, चाय की तरह से घूंट घूंट करके। और छलनी में जो बची हुई जो मसाले इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, वो जो बचा हुआ है, उसको आधे लीटर पानी में उबाल लें और फिर उसका स्टीम लें। देखें कितना स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा आप गिलोय का सेवन, गिलोय का रस, जूस आप खाली पेट सुबह में यूज़ कर सकते हैं। गिलोय के टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा के टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? जब बाहर जाते हैं तो मास्क तो लगाते ही हैं, साथ में अगर आप अपने मुंह में 1-2 लौंग के रख लें या काली मिर्च के रख लें तो और भी ज़्यादा सेफ हो सकता है। उसके अलावा अगर ब्लैक टी पीने के आदी हो और नहीं भी पीते हो तो ब्लैक टी स्पेशली बनवाए पिए। ब्लैक टी में कोशिश करें कि शुगर का यूज़ ना हो, गुड़ का यूज़ हो, और अगर शुगर का भी यूज़ कर रहे हैं, वाइट शुगर का, तो बहुत मुख्तसर थोड़ा सा करें। लेकिन पत्ती तो, चाय पत्ती तो उसमें डाली ही जाएगी क्योंकि बनानी है चाय, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम ये करना है कि 2 लौंग डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, तो वो भी आपका चाय के साथ काढ़ा तैयार हो गया। तो इस तरह से जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, उसके अलावा ये जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, उसका सेवन करेंगे तो 100% मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो एक खूबसूरत, प्यारी और अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अपने इसी शरीर को सुपर ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और दुनिया में हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कामयाबी और तरक्की हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें जद्दोजहद करना पड़ता है, हमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो भाई, सेहत भी तो बहुत बड़ी दौलत है, तो इस दौलत की हसूलियाबी के लिए भी तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश करनी है, और कोशिश करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कब तक साहिल पे बैठ करके नज़ारा करोगे? ऐ मौजे तला तुम धीरे से 2-4 थपेड़े उनको भी, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। और तो हमें तूफान का नज़ारा साहिल से नहीं करना है, हमें तूफान में उतरना है, हमें अपने बॉडी पे काम करना है, हमें अपने माइंड पे काम करना है। और फिर जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बिल्कुल इसका खातिर खा बेनिफिट मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला हमें इसका खातिर खा फ़ायदा मिलेगा। और तो और हम
इस कोरोना नामी के जो सुनामी से गुजर रहे हैं, हम उससे बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल आएंगे, विजयी बनकर के, विजय का पताका लहराते हुए। तो याद रखें इस बात को भी मेरे कि जब हवा तेज चलती है तो वृक्ष से कुछ पत्तियां, कुछ फूल और कुछ फल टूटकर नीचे आ गिरते हैं। लेकिन जब बहुत तेज आंधी और तूफान के आने के बाद भी आप उन पेड़ों पे, वृक्षों पे, दरख्तों पे नजर डालते हैं तो आपको बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में फूल, पत्तियां और फल पौधे से लगे हुए दिखाई देते हैं। याद रखें कि वो मजबूत फल, फूल और पत्तियां हैं और वो वृक्ष के साथ, दरख्त के साथ मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें वो मजबूती हासिल करनी है, प्राप्त करनी है कि जिसकी वजह से हम तेज हवा के चलने की वजह से या आंधी तूफान आने की सूरत में भी अपने पेड़ से जुड़े रहे, हमारी जड़ें जमीन के साथ जुड़ी रहे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत न केवल पसंद आएगा, बल्कि इस वीडियो के में जो संदेश मैंने दिया है उसको आप सभी लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, आप खुद भी उतारेंगे और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी इसका, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से चाहता हूं अब इजाज़त। धन्यवाद।